इट्स लाइक कि आपके पास कुछ स्किल्स हैं, लेट्स से कि आप अच्छा दौड़ते हैं, लेट्स से कि आप अच्छा गाते हैं, लेट्स से कि आप अच्छा बोलते हैं, एंड नाउ आईएएस के एग्जाम में एक ही रिक्वायरमेंट हो कि जो आप अच्छा दौड़ते हैं वही रिक्वायरमेंट हो। ये जो एग्जाम है ये कोई 1 साल का 6 महीने का पेपर नहीं है जिसे आप 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में पढ़ के निकाल देंगे। नहीं, ये जो पेपर है इट्स अ लॉन्ग मैराथन। सो अगर आपके पास ये सारी हैं तो इसका मतलब आप 50% बैटल जीत चुके हैं। याद रखिएगा, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, ना उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी और सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जितना भरोसा हमें अपने आप पर होता है उससे कहीं ज्यादा भरोसा दूसरों को हम पर होता है। एंड यू नो, आई कैन इजीली रिलेट विद दिस थिंग बिकॉज स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग दिस थिंग कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी भी चाहिए क्या मैं यूपीएससी फाइनली क्वालिफाई कर सकता हूं क्या? बिकॉज थ्रू आउट माई स्कूलिंग आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे परसेंटेज केवल 65, 70, 75 के आसपास रहे हैं। क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू भी करनी चाहिए क्या? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, और जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, जहां पर द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री दे आर कंपीटिंग फॉर द हाईएस्ट पोस्ट, क्या मुझे वो तैयारी शुरू करनी भी चाहिए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक भीड़ में कहीं मैं भविष्य में जाकर के खो जाऊं और मैंने अपना मूल्यांकन ही ठीक से ना किया हो? दोस्तों, दिस क्वेश्चन इट इज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, बट यू नो, इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाएंगे। सो आज का टॉपिक है दैट इज, कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्लियर द यूपीएससी एग्जाम? यू नो, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि आप अपने आप को एवरेज क्यों बोल रहे हैं। आप अपने आप को एवरेज मेनली 2 कारणों से बोल रहे हैं। सबसे पहला क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो हमारा जो एवोल्यूशनरी जो माइंडसेट है उससे संबंधित है। वो क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, ह्यूमन जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वो नेगेटिवली बायस रहा है थोड़ा सा। क्यों? जिस समय पे हमारे जो पूर्वज थे वो जब जंगल में रहते थे, उस समय पर उनको डिफेंस का बहुत ज्यादा खतरा था। उनको यह खतरा था कि कहीं हम शिकार ना हो जाएं, उनको शिकार भी करना है, उनको अपने कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, नोट एज सच, अपने जो सेफ जोन है और जो सेफ्टी वाला एरिया है उससे बाहर जाकर के उनको कोई ना कोई शिकार करना पड़ेगा। और जब वो शिकार करते थे तो कभी ना कभी वो खुद भी शिकार हो जाते थे। तो इसीलिए उनका माइंड दैट वाज ऑलवेज कॉन्शियस कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं ही शिकार ना हो जाऊं। दैट इज वाई माइंड ने नेगेटिवली थिंक करना, सोचना शुरू किया, एंड ओविंग टू दैट माइंड उस चीज को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के हाइपर कॉन्शियस रहा, और धीरे धीरे यही इंफॉर्मेशन हमारे जीन में स्टोर हो गई और हमारी वो साइकोलॉजी का पार्ट बन गई। नाउ अब हमारे साइकोलॉजी का पार्ट है नेगेटिवली बायस, हमारा दिमाग सोचता है। नाउ अब क्या है कि आपको ये जो थिंकिंग है ये नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट हो जाती है अगर हम इसको रोकते नहीं है। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट दिस बिकम्स अ टाइप ऑफ नेगेटिविटी जब आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। सो एक तो इसका रीजन ये है, सबसे पहला। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि हमारा जो पास्ट स्कूल में एक्सपीरियंस रहा है, जो कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा आईक्यू दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी, हमें लगता है, इतनी फास्ट नहीं है और इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी मेमोरी, वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर सकती चीजों को। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उस पर इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, इसलिए हम एक एवरेज स्टूडेंट है। हमें लगता है कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा जो रीडिंग स्किल है वो भी इतनी मजबूत नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है, हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी भी नहीं है पूछना, एनालाइज करने की। उसी के साथ साथ हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो भी स्ट्रांग नहीं है, एंड अदर पार्ट्स और अदर चीजें वो भी। नाउ आप देखिए, आप अपने आप को इसीलिए एवरेज बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो पास्ट स्कूलिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। कुछ ही ऐसे होंगे जिनका, ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा, जिनका 90, 95, जिनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जिनको घर में प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला होगा, प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी, प्रॉपर रिसोर्सेज मिले होंगे, टीचर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े पावरफुल माइंडसेट के, और जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड, जिन्होंने उनको हर समय गाइड किया हो, उनको माइंडसेट के बारे में बताया हो, उनको एक्चुअल तैयारी कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, कैसे नहीं पढ़ना, इन सब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो उनके पास। देखिए, आप अपने आप को एवरेज इसलिए बोल रहे हैं, पहला रीजन तो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम हर कोई एक सेटबैक आते ही सबसे पहले वही नेगेटिव बायस माइंडसेट आ जाता है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव,
चाहे 95% हो, चाहे 96% हो, एक नेगेटिव सेटबैक आते ही सबसे पहले माइंड नेगेटिव बायस में चला जाता है। उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें उसको नेगेटिविटी की चेन में कन्वर्ट होने से उसको रोकना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो तो फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड इज हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि हमारे मार्क्स जो आए हैं 65, 70, 75, और ये जितनी भी स्किल्स हैं, लैंग्वेज हो गई, नॉलेज हो गई, रीडिंग हो गई, वोकैबुलरी हो गई, इन सब में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रहे, इसलिए हम अपने आप को एवरेज बोल रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों से कंपेयर किया। बट यू नो कुछ अजम्पशंस हैं जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया। उसमें क्या अजम्पशन पॉइंट्स है, देखिए ये सभी चीजें, इनमें से कुछ चीजें जैसे कि नॉट ऑल बट लैंग्वेज पार्ट, नॉलेज पार्ट, रीडिंग पार्ट, उसी के साथ साथ वोकैबुलरी पार्ट, दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप इन स्किल्स को एक्वायर भी कर सकते हैं। इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आपने अपने बैकग्राउंड में तो झांक करके देखा ही नहीं। हो सकता है आपको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिला हो सकता है कि टीचर अच्छे ना मिले हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी फेलियर है, फैमिली बैकग्राउंड भी है, जहां पर आप रह रहे हैं गली मोहल्ले वहां पर ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा हो, तो ये भी तो बहुत सारे कारण है। आपने इन सबको तो नेग्लेक्ट कर दिया एंड यू आर गेटिंग टू हार्श ऑन योरसेल्फ, और उसके बेसिस पे आप जज कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपके पास कुछ स्किल्स हैं, लेट्स से कि आप अच्छा दौड़ते हैं, लेट्स से कि आप अच्छा गाते हैं, लेट्स से कि आप अच्छा बोलते हैं, एंड नाउ आईएएस के एग्जाम में एक ही रिक्वायरमेंट हो कि जो आप अच्छा दौड़ते हैं वही रिक्वायरमेंट हो। क्या आपको लगता है कि जिसका स्ट्रॉन्ग आईक्यू है और जिसका बहुत ज्यादा आईक्यू है और जिसकी रीडिंग स्किल ज्यादा है, क्या आपको लगता है वो जीत पाएगा? नहीं। आपके पास एक एप्टीट्यूड था, हो सकता है आपके बैकग्राउंड ने दिया हो सकता है आपके जीन में वो क्वालिटी आई हो, बट जीन में अगर वो एप्टीट्यूड आया तो फिर आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला कि आपका जो एप्टीट्यूड है, नेचुरल एप्टीट्यूड, उसको पॉलिश किया गया, उसको शाइन किया गया, और आज के दिन वो एप्टीट्यूड आपकी एक स्किल बन गया हो, आपका दौड़ना, आप दौड़ में जीतते हैं। ऐसे ही आपके अंदर कोई सिंगिंग स्किल्स हो सकती है, आपके अंदर सिंगिंग नेचुरल क्वालिटी है, ओके, लेकिन आप जरूरी थोड़ी ना कि हर जिसके अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड सिंगिंग का वो बन गया क्लासिकल सिंगर। जब तक उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जब तक वो प्रॉपर चीजों को सीखेगा नहीं, तब तक नहीं बन सकता ना, बिल्कुल भी। तो लेट्स से कि अगर आपको आईएएस की पोस्ट दी जाए, आपको कोई गवर्नमेंट पोस्ट दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितना अच्छा गाते हैं, तो आप इजीली जीत जाएंगे, उसमें तो आप अपने आप को एवरेज नहीं कहेंगे। सो दिस इज जस्ट सब्जेक्टिव टर्म। जो आप एवरेज बोल रहे हो ये सब्जेक्टिव टर्म है, उसमें आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा, आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कठोरता से मूल्यांकन किया है। यू आर गेटिंग टू हार्श ऑन योरसेल्फ। एवरेज इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। अब लेट्स से कि आपको आईएएस का एग्जाम निकालना है। अब आईएएस के एग्जाम के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान सकता हूं मेरे बैकग्राउंड से या फिर जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है या जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, चलो ठीक है, पहले मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन करता है पढ़ने का। सो अभी भी ये स्किल्स है, इनको सीखा जा सकता है। सो वी आर कंसिडरिंग आवर सेल्फ एवरेज बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन। और पहला वाला रीजन चलिए ठीक है, उसको कम वेटेज देते हैं, लेकिन ये जो दूसरे वाला रीजन है ना, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है दोस्तों। इसीलिए आपको लगता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए आप बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा अभी या नहीं, बिकॉज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। और याद रखिएगा, पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, कितने मल्टीपल एग्जाम, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिएगा, इतने मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम निकाला। क्योंकि ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा कि दिस एग्जाम ये आईक्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रॉन्ग आईक्यू वाले तो आप देखिएगा बहुत सारे आईआईटी, आईएम, एमबीबीएस, उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। उनका आईक्यू पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बट प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं जानता हूं ऐसे पर्सनली काफी लोगों को, नहीं कर पाए आईआईटी, गेट क्वालिफाई किया हुआ, बट स्टिल नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। व्हाई? आईक्यू तो उनका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अदर क्वालिटीज भी एग्जाम रिक्वायर, अदर क्वालिटीज की भी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम में। और वो क्या, चलिए देखते हैं। देखिए नाउ, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप समझ पाएंगे। देखिए, यूपीएससी की दो रिक्वायरमेंट्स बाइफरकेट करके समझते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट, कि यूपीएससी को किस प्रकार की पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, बेसिक एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट। जो बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो कौन कौन से स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, बेसिक एप्टीट्यूड, जिसको अगर हम पॉलिश करें, जिस पे अगर हम काम करें, तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और उसको इंप्रूव करने के बाद हम अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। देखिए, आपकी जो पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ना यूपीएससी एग्जाम के लिए, उसमें सबसे पहले है हार्डवर्क, दूसरा कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में आईक्यू से भी ज्यादा इसका वेटेज। ना ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये जो एग्जाम है, ये कोई 1 साल का 6 महीने का पेपर नहीं है, जिसे आप 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में पढ़ के निकाल देंगे। नहीं, ये जो पेपर है, इट्स अ लॉन्ग मैराथन।
और लॉन्ग मैराथन में आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक डटे रहना इस एग्जाम में। आप अपनी जीएस की जो तैयारी करेंगे उसी में ही आपको 1.5 साल लग जाएगा, 12 महीने से 15 महीने तक अप्रोक्सीमेट, इतना तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपको अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर एमसीक्यू भी सोल्व करने हैं आपको, राइटिंग स्किल भी अपनी इंप्रूव करनी है, आंसर राइटिंग भी एक स्किल है वो भी आपको इनकलकेट करनी है, उसको भी सीखना है। फिर आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की, हैंड कैसे मूवमेंट, आपको हैंड मूवमेंट कैसे करनी है, आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है आपको आंसर कितने देने हैं, कितने समय आपको उस क्वेश्चन को कितने सेकंड आपको पॉज करना है, क्वेश्चन सुनने के बाद आपको आंसर कितने देर बाद देना है, उसमें कितनी आपको स्पीड होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स है, ये आपको सीखने में लगेगा आराम से 2 साल तो मिनिमम लगने वाला है। जिसका भी लेट्स से कि किसी का स्ट्रॉन्ग आईक्यू है, अब स्ट्रॉन्ग आईक्यू वाला अगर अपने आप को इतने टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रख पाया, गए, हार्ड वर्क नहीं कर पाए, गए, और 2 साल की तैयारी के बाद जो एग्जामिनेशन साइकिल होगी उसी में तकरीबन आपको साल 6 महीना लग जाएगा। तो इतना लंबा समय केवल और केवल वही दे सकता है जिसमें हार्ड वर्क की कैपेसिटी हो, जिसमें कंसिस्टेंसी भी हो। और एक और चीज मैंने यहां पर लिखी है, दैट इज ईक्यू। अब ये क्या चीज है ईक्यू? दोस्तों ये है इमोशनल क्वोशंट। इसका मतलब बेसिक में बोले तो आपके पास आईक्यू थोड़ी सी कम हो चलेगी, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है ना तो बात नहीं बन पाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका इस एग्जाम के लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप 3-4 साल तक अपने आप को मैनेज कर पाए, लेट्स से कि आज अपने अपना फाउंडेशन शुरू किया, तो अगर आप अपने आप को अगले 3 साल के लिए अगर मैनेज कर पाए, अपने इमोशंस को, सोसाइटी को भी बैलेंस कर पाए, फैमिली को भी बैलेंस कर पाए, अपनी तैयारी को भी बैलेंस कर पाए, अपनी अगर आप प्राइवेट जॉब में उसको भी बैलेंस कर पाए, अगर आप कॉलेज में उसको भी बैलेंस कर पाए, देन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रांग है। और विदाउट इवन कि दूसरों को पता चले, आपको समाज को भी मैनेज करना है, क्योंकि चंद लोगों के अलावा ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो, कोई भी नहीं चाहेगा। एवरीवन विल डिस्करेज यू। आपका खुद का सेल्फ भी आपको डिस्करेज करेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे जहां पर ऐसा एनवायरमेंट हो, और ये नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव उसमें सोचना है, नहीं, ऐसा ही होता है, इट्स ओके, लेट इट बी। आपको बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस है 3-4 साल के लिए, इस एग्जाम के लिए परफेक्ट है। दिस इज परफेक्ट। याद रखिएगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये 3 क्वालिटी हैं तो आप 50% बैटल जीत चुके हैं भैया, 50% जीत चुके हैं आप, 50% बैटल, ट्रस्ट मी। उसके साथ अब कुछ इनहेरेंट्स वो होनी चाहिए आपके अंदर, एप्टीट्यूड होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना, अपनी इंटरेस्ट के बारे में जानना, ताकि आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर सके, अपने बारे में ये जानना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। लेट्स से कि आपको यही नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। आपको यही नहीं पता कि सेल्फ अवेयरनेस में कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन, लेट्स से कि आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, हार्ड वर्किंग कैपेसिटी ही नहीं है, आप कंसिस्टेंसी है ही नहीं, तो आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब तक सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा ये एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, उसी के साथ साथ मोटिवेशन, आपको डेली मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को, अपनी अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। उसी के साथ साथ आपकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ना। वाई सोशल स्किल्स मास्टर? सोशल स्किल्स इसलिए मास्टर क्योंकि सोशल स्किल से आप समाज को 3-4 साल के लिए होल्ड कर पाएंगे। जब समाज बैकफायर करेगा ना इस तैयारी में, आपको वो परेशान करेगा, तब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके शांति से बैठे हो, मनी मन हंस रहे हैं कि कोई बात नहीं, होगा ठीक है, नहीं होगा तो देखी जाएगी। मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था पहले भी, अभी भी एटलीस्ट अभी तो मैंने कुछ गेन ही किया है। सो सोशल स्किल में आपको मैनेजमेंट, ये भी इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट मी, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। सो अगर आपके पास ये सारी हैं तो इसका मतलब आप 50% बैटल जीत चुके हैं। याद रखिएगा, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके ना, उसके बाद कुछ एप्टीट्यूड होने चाहिए। मतलब जैसे लेट्स से कि अगर मैं कहूं कि आईएएस एग्जाम के लिए आप अगर अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा दौड़ सकते हैं, तो आपको आईएएस की पोस्ट दे दी जाएगी। और आप कहेंगे मैं तो बचपन से हूं, क्योंकि मैं तो बचपन से खेलता था, पढ़ता कम था, खेलता ज्यादा था। अच्छी बात है, तो आपके अंदर से बचपन से वो नेचुरल एप्टीट्यूड डेवलप हो गया दौड़ के लिए। आपकी जो मसल्स हैं उनकी मेमोरी बन चुकी है, मसल मेमोरी, दौड़ना। तो आप हर उन बच्चों से आगे हैं थोड़ा सा जिन बच्चों में ये स्किल नहीं है। लेट्स से कि कोई भी हो सकता है, वो गांव का, शहर का, कस्बे का, कोई भी हो सकता है, आप उनसे आगे। तो ये हो गया आपका नेचुरल एप्टीट्यूड। लेकिन यूपीएससी एग्जाम में तो आप जैसे और भी होंगे, तो अब आपको उनसे थोड़ा सा तेज दौड़ना है। तो उनसे तेज दौड़ने के लिए आपको अब और अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, आपका स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए,
आपकी स्प्रिंट भी ज्यादा होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको साल 6 महीने और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड कि आपके पास नेचुरल एप्टीट्यूड तो था, आपने उसको और पॉलिश करके और अच्छा कर लिया। अब देखिए इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है। इस एग्जाम में एप्टीट्यूड में आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब लेट्स से कि आपकी रीडिंग स्किल कमजोर है, आपने बचपन से कोई बुक नहीं पढ़ी, बचपन से कोई बुक नहीं मतलब कि एक्स्ट्रा बुक, कोई नोवेल वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, आपने बचपन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, उसकी रीडिंग, आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, बट बेसिक रीडिंग की तो होगी ना, आपको पता होगा यहाँ पर क्या लिखा है, क्या चीज़ है, आपको इंग्लिश का हिंदी में आपको अनुवाद करना आ रहा होगा, बेसिक आती है ना चीज़ें, बेसिक वोकैबुलरी आपको पता होगी। मान लिया कि हार्ड नहीं आती है, लेकिन एक साल अगर आप अपने आप को देंगे, तो जो आप पीछे हैं और लोगों से, लेट्स से कि किसी का एप्टीट्यूड इसमें बहुत अच्छा है, उसने बचपन से रीडिंग की है, बचपन से उसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, उसको अच्छा एनवायरमेंट मिला, लेट्स से कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड ही है, मदर फादर दोनों आईएएस आईपीएस रहे हैं, तो उनका तो अच्छा मिलेगा। कोई बात नहीं, आप 1-1.5 साल काम करके आ सकते हैं उनके बराबर, फिर उसके बाद आपको अपनी असली रेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो तो भरना ही पड़ेगा, बट वो इतना टाइम नहीं लगता। ये स्किल है, ये सीखी जा सकती है रीडिंग स्किल इजीली। आप 1 साल के लिए 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए, फिर बताइएगा आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग अपने आप ना बढ़ जाए, आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब बढ़ जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करिएगा। फॉरगेट अबाउट आप 1 साल, आप 1-1.5 महीने ट्राई करके देखिए, फिर पता चलेगा आपको। राइटिंग स्किल्स, इसको भी इंकलकेट किया जा सकता है इजीली। मान लिया आज के दिन आपकी राइटिंग स्किल्स वीक मिलेंगी, ठीक है, ओके, उसके कारण आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बट एक बात को समझिए कि बचपन से आपने, ठीक है ऐसे नहीं लिखे, बचपन से आपने अपने पेपर तो दिए हैं ना, स्कूल में तो पेपर क्लियर किए हैं ना, तो आपको लिखना आता है ना, आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियरली विजिबल है ना, तो राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए कि कहां पर मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने हैं, कहां पर सिंपल सेंटेंस यूज कर रहे हैं, आप अपनी बेसिक ग्रामर पढ़ के रीडिंग स्किल को इंप्रूव करके ये भी 1-1.5 साल में सीखा जा सकता है, पक्का सीखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयास पर्यंत रहना पड़ेगा इसके लिए, ओके। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे ही आप अपनी तैयारी करेंगे, आप इसमें कंटिन्यू करेंगे, थोड़े दिन तक आप रीडिंग करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ सकती है इजीली। उसी के साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स, यूपीएससी एग्जाम में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल इज एनालाइजिंग स्किल। हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी एग्जाम इट इज अबाउट फैक्ट्स, नो। यूपीएससी खुद बोलता है अपने नोटिफिकेशन में, हम ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं, द वन हु इज हैविंग द पावर ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स जिसमें है, हम उन बच्चों को ज्यादा नंबर देंगे मेंस में। अभी नोटिफिकेशन आने वाला 14 जनवरी को, आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगा कि यूपीएससी बोल रहा है कि मेंस में हम किन बच्चों को नंबर देंगे, जिसके बेसिस पे मेरिट लगती है, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आती है और फाइनल लिस्ट लगती है। वो बोलते हैं मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट हु इज हैविंग द पावर ऑफ एनालिसिस, और जिनके एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, जो कम शब्दों में ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वन हु कैन राइट इन द ड्यू इकोनॉमी ऑफ द वर्ड्स। ये सारी चीजें यूपीएससी मांगता है आपसे, और ये भी आ सकता है इजीली जब आप पढ़ेंगे, अच्छी जगह से क्लासेस लेंगे, अच्छी जगह से कोचिंग करेंगे, अनअकैडमी से क्लासेस लेंगे, वहां से पढ़ेंगे, मेरे कोर्स जाकर के देखेंगे आप हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, आपको अपने आप पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एनालिसिस स्किल। ये मैं आपका अपने आप डेवलप कर दूंगा अगर आप आते हैं। फ्री में भी क्लासेस हैं उस पर यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे आप जाके देखिएगा, हिस्ट्री में 14 लेक्चर हैं पूरे, मजा आ जाएगा आपको, डू चेक आउट दीज। ये भी डेवलप हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक एप्टीट्यूड जो यूपीएससी में रिक्वायरमेंट है जिनकी। अब ये बेसिक एप्टीट्यूड, लेट्स से कि आप 1-1.5 साल पीछे हैं और लोगों से, इसलिए आप अपने आप को एवरेज बोल रहे हैं, ये डेवलप किए जा सकते हैं। जब आप बिल्कुल बराबर में आ जाएं तब वो तेज भागिए, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग है, आप कंसिस्टेंट है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये दो रिक्वायरमेंट ये डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी जो रिक्वायरमेंट है वो भी, अपना एप्टीट्यूड अगर आपका वीक है उसको भी अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर तैयारी करते हैं, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप एटलीस्ट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इनका मेंस कहीं ना कहीं जरूर देंगे, आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक जरूर पहुंचेंगे, कभी यूपीएससी का हो सकता है कोई ना कोई इंटरव्यू, कहीं ना कहीं तक आप जरूर पहुंचेंगे। आज के दिन हमारे पास हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, उससे क्लियर करने के बाद कुछ तो मिल सकता है ना। एंड यस, आपको लगे कि इनसिक्योरिटी, मेरा बैकग्राउंड भी बड़ा एवरेज है और मुझे कमाना पड़ेगा, तो आप साथ साथ में अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। अगर आप बीए कर रहे हैं तो एमए करिए, उसके साथ नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेट्स से कि आप बीकॉम एमकॉम है, तो अपना ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का है। लेट्स से कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग लीजिए, उसके साथ साथ जेईई का एग्जाम दीजिए, गेट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि उसके साथ तैयारी होगी आपकी। और जहां पर भी अगर कहीं आप ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर ग्रुप डिस्कशन है अपने इंटरव्यू में, आप देखना यूपीएससी की जो नॉलेज है वो आपको कैसे बैक करेगी, देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट ओनली एंड ओनली कि दिस इज द ओनली प्लान, और इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं। ऐसे बच्चे हैं ना यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा फंसते हैं, जो केवल और केवल एकमात्र ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नहीं तो जिंदगी खत्म,
ऐसे बच्चे फंसते हैं फिर यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी इस एग्जाम को दी। इंसान खुद से ज्यादा किसी चीज को प्रायोरिटी देगा एक एग्जाम को, तो फिर आप सोच लीजिए ना कैसा माइंडसेट है, वो तो डिप्रेशन में जाने लायक है ना। मुझसे ज्यादा बढ़ करके मेरे लिए एग्जाम हो सकता है क्या? नहीं। सो दैट्स द मेन थिंग। अब देखिए आगे चलते हैं। नाउ सो कैसे बने फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट टू अ टॉपर, एक एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बने? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नाउ आपको कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे आपको एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फेलियर्स। आपने एक्सेप्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, पहले मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं थी, नाउ आई विल इनकलकेट। और लेट्स से कि आपने तैयारी शुरू की और उसमें आप कुछ चीजें सीख नहीं पा रहे हैं और आपको बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप बार बार पूछिए। गलती कर रहे हैं तो बार बार पूछिए कि ये गलती क्यों हो रही है, किसी से भी पूछिए। मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं दे रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब मत शर्माइए, फिर पूछिए जाकर के। कोई गलती हो रही है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो चुपचाप उसको एक्सेप्ट करिए। याद रखिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी मैंने, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप दूसरों से सीख रहे हैं, फिर अपनी फेलियर से खुद से भी सीख रहे हैं। अगर अपनी फेलियर आपको समझ में नहीं आ रही कि कहां पर कोई गलती है, तो दूसरों से पूछ करके फिर भी सीख रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं। सो दिस इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फेलियर। उसी के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने आप को रोक रहे हैं, बेकार संगत में नहीं बैठना। ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और नेगेटिविटी, इन दोनों में अंतर होता है। क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना, दैट्स वन एस्पेक्ट। नेगेटिविटी में जाना कि पूरी दुनिया खत्म है, सब खत्म है, अभी जो है धरती का कोर जो है वो बाहर आने वाला है, पूरी धरती फूटने वाली है, अभी जो है वो चांद धरती से टकराने वाला है, सुनामी आने वाली, सब खत्म होने वाला है, ये नेगेटिविटी भाई है। क्रिटिकल थिंकिंग एक अलग चीज होती है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपनी संगत सुधारनी पड़ेगी, आपको एक टाइम पे उठना पड़ेगा, एक टाइम पे क्लास है तो क्लास करनी पड़ेगी, रिवाइज करना है तो करना है, नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, आपको कोई भी काम कल तक नहीं छोड़ना है। इतना लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक चीज सीखेंगे, उसमें गलती करेंगे, थोड़ा सा आपको सेटबैक लगेगा, फेलियर आएगा, फिर से सीखेंगे, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो डिसिप्लिन आपको मदद करेगा नई चीज सीखने में। फेलियर आपको इस बात की एक्सेप्टेंस देगा कि ठीक है, ये अभी तक मैं ये चीज गलत कर रहा था, मेहनत गलत डायरेक्शन में थी, अब अपना डायरेक्शन चेंज करके चलिए ये चीज अच्छे से सीखते हैं दोबारा। ओके, उसी के साथ साथ ओपन माइंडेड रहिए, आपको ओपन माइंडेड रहना है। ये नहीं कि आप दूसरों को जज करते हुए फिर रहे, नहीं, आपको ओपन माइंडेड रहना है। आपको नए कुछ थॉट्स आए, नए विचार आए, उसको एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव को रिजेक्ट करना है, बिना किसी को बताए हुए। द बेस्ट पार्ट इज दैट, बिना किसी को बताए हुए। और इस तैयारी की शुरुआत में ही ऐसा करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 2-3-4-5 साल बाद अगर करते हैं तो फिर बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ओके ना, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज होने चाहिए आपके थॉट्स, आपके विचार बिल्कुल एकदम सुसज्जित और ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अगर आपके जो विचार है उन्हीं में ही सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना, वही इधर से उधर उथल पुथल है, वो तो बात नहीं बनती है। तो आपके विचार भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और फिर उसके बाद आपके अंदर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। सो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। अगर ये आपके अंदर क्वालिटी है 5, तो आप ओवरकम कर जाएंगे। अब देखिएगा नाउ यस फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ एक और जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, एवरेज स्टूडेंट का तो आंसर मिल गया, सर मेरा बैकग्राउंड भी एवरेज है मास्टर, अब ये बताइए। तो मास्टर आपको ये कहेगा कि देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड भी एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट का तो कोई बात नहीं, शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड एवरेज है और आप हो सकता है 2.5-3 साल तक अगर आप कंटिन्यू ना कर पाए, तो आप अपने बैकअप लेके चलिए, यहां से जो सीख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करिए। मतलब अपनी आर्थिक कंडीशन सुधारने के लिए कहीं स्कूल में पढ़ाइए, कहीं बच्चों को ट्यूशन दीजिए, कहीं ना कहीं काम करिए, अपना एक बैकअप प्लान लेकर के चलिए। और उसके बाद देखिए, अगर आप इतना सब करते हैं तो आपको इस तैयारी से बहुत बेनिफिट होगा। और आप जितना जल्दी शुरू करें, लेट्स से कि आप 20 साल में, 21 साल में, आप 22 साल में, आप 19 साल में, ऐसे शुरू करें, इतने अगर आप जल्दी एज में शुरू करते हैं तब तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस पूरी की पूरी जितने भी मैंने आपको जितने भी सारे पॉइंट्स बताए और आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आप पक्का इस बात से रिलेट कर पाए होंगे, इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट, कि यस मास्टर यही इशू था। सो थिंक ओवर इट, एंड यस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस फ्रेंड्स, टुगेदर लेट्स क्रैक इट।